एज अ स्टूडेंट मैंने एक स्टोरी लिखी है कि परचेस करना है तो कैसे करते हैं हमारे स्टूडेंट्स। हाँ, वो पूरी स्टोरी में अपना जो रोल है वो फैकल्टी है, ठीक है। और जहाँ जहाँ स्टूडेंट है वहाँ वहाँ लैब असिस्टेंट को रिप्लेस कर दो इफ यू वांट। हाँ, तो पहला स्टेप क्या करता है स्टूडेंट जो है approaches the faculty in charge. So let us say this is the student or lab assistant approaches the faculty in charge कि ये चीज चाहिए लैब में, ठीक है। दिस इज द स्टेप वन। as soon as faculty in charge approves, approval from the faculty in charge connect to the three vendors. So you got approval from faculty in charge, faculty will ask HOD sir, and then vice versa. So let us assume you got the purchase approval from the department level. तो जो आपको इंद्रजीत सर भेजते रहते हैं ना, ये परचेस करो ये परचेस करो, तो ये वो चीज है। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं कि ये अब खरीदना है, ठीक है, इट इज ऑलरेडी बजटेड। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको कांटेक्ट करना है थ्री वेंडर्स को। अब ऑब्वियसली इफ यू आस्क मी, ये हमारा काम नहीं है, ये परचेज डिपार्टमेंट का ही काम है, क्योंकि अपने को पता नहीं है कौन कौन से वेंडर्स है, ठीक है। पर आप अगर चीज लाना चाहते हो अपने घर में, तो क्या आप परचेज डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करते हो? तो आप अपना माल आ रहा है समझ के अगर उसको कंसिडर करेंगे तो चीजें थोड़ी फास्ट होंगी। मैं नहीं बोलता कि सब मेरे हाथ में आ जाएगा, पर थोड़ी फास्ट होगी। सर इसमें एक चीज और है कि हाँ, वहाँ पे जाके ये चीज रिकॉर्ड भी हो रही है। हाँ चलो ये वेंडर्स ही चेंज हो जाते हैं। ओके, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट। पहली चीज, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे खराब बात करूंगा कि लेट से मैंने एक परचेस किया, जो चीज 100 रुपए की है, ठीक है। मेरा वेंडर के साथ कुछ साटा लोटा है, आई डोंट नो, और 120 में तू दे कॉलेज को, मैं 5 रुपए रख लूंगा, ठीक है। ये चीज अवॉइड करने का एक तरीका क्या है, 3 कोटेशन ले लो, ब्लैंक कोटेशन, ब्लाइंड कोटेशन। ब्लाइंड कोटेशन क्या होता है, आपको नंबर नहीं मिलते, सीधा जाएंगे डीन रिम को कोटेशंस, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू नो द नंबर्स, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम 3 कोटेशन देते, ऐसा भी हो सकता है कि परचेस ऑफिसर कुछ गड़बड़ करना चाहे कि 100 रुपए की चीज तो सोमया कॉलेज को 120 में दे, मैं 5 रुपए रख लूंगा। जब मेरी तरफ से 3 कोटेशन जाते हैं और मुझे पता है कि इस चीज की प्राइस मिनिमम 100 रुपया है, तो अब उसका रोल क्या है कि उस प्राइस को कम करना, तो वो भी बढ़ा नहीं सकता। तो यहाँ पे करप्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए 3 वेंडर्स का कांटेक्ट निकालना ये आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। गूगल में जाओगे, आपको जो आइटम चाहिए ठीक से मेंशन करना, 40 वाट लेजर। शॉपिंग में जाओगे, वहां पे आपको बहुत सारे वेंडर मिल जाएंगे, या इंडिया मार्ट में 1 मिनट के लिए डाल दो, आपको बहुत सारे कॉल आ जाएंगे, ठीक है। और हम टेक्निकल लोग हैं, हमको ये कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। कल वहाँ इंडस्ट्रियल विजिट करा सकते हैं, कोई एमओयू करा सकते हैं, उनसे कोई चीज खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी चाहेंगे कि कुछ और रिलेशन बने। तो अपने लिए अच्छा है कि अपने को उस टेक्निकल डोमेन की इंफॉर्मेशन हो। ऐसा नहीं है कि ओमकार को बोल दिया, ओमकार वेंडर ढूंढेगा, वहां से खरीदेगा 100 में, 120 में अपने को देगा। ये चीज बंद करनी होगी अपने को। एज अ फैकल्टी वी शुड नो हु आर द मैन्युफैक्चरर्स, ओईएम जिसको बोलते हैं, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, नॉट थर्ड पार्टीज, ठीक है। जैसे एनवीडिया हो गया, एएमडी हो गया, ये ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, इंटेल। तो अपने को उनके कांटेक्ट चाहिए, हम फैकल्टी है, हम उनसे बात करने चाहिए। एचपी हो गया, फिर हम उनसे आगे के लेवल की बात करेंगे कि आपके यहाँ क्या टेक्नोलॉजीज बन रही है, फिर हम उनसे सिलेबस की वगैरह इंटरेक्शन कर सकते हैं। बीच के वेंडर कुछ नहीं जानते, उनको कुछ नहीं पता इसके बारे में, और आपको कुछ सपोर्ट भी चाहिए तो ओईएम से ही मिलेगा। सो 3 वेंडर आपको ढूंढने हैं। ऑब्वियसली बेस्ट प्राइस होपफुली वेंडर की जगह मतलब ओईएम ही आपको दे पाएगा। 3 वेंडर से 3 कोटेशन होने के बाद आपको एक कंपैरेटिव बनाना है। अब स्टूडेंट के केस में ये कंपैरेटिव उनको लैब असिस्टेंट से बनवाना था, पर आपके केस में अगर आप ही लैब असिस्टेंट हो तो आपको एक कंपैरेटिव शीट बना के देनी है, उसमें सारी डिटेल फिल करनी है, कहीं भी डैश ब्लैंक मत छोड़ो। एक नॉट मेंशन लिखने की आदत है आप लोगों को, डोंट डू दैट। आपने कॉल किया है, वेंडर का नंबर है, उसको बोलो कि ये हमको नो तो नो लिख के दे। नॉट मेंशन मतलब वो वहां जाके ध्रुव पूछेगा कि ये इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो अब मीटिंग लगानी पड़ेगी। तो यू एंश्योर, मैंने यहाँ एक सैंपल लाया है, ये कोटेशन कंपैरेटिव है, इसमें हर चीज भरो, विद जीएसटी विदाउट जीएसटी क्या है, कितना डिस्काउंट है,
5% होल्ड आउट वो रखना चाहता है क्या, 100% एडवांस में वो चीज आपको देना चाहता है क्या, ये सारी चीजें प्लीज भरो। अगर आपसे कोई चीज नहीं मिल रही है, प्लीज कॉन्टेक्ट द वेंडर, आस्क हिम एंड फिल इट। अगर ये फील्ड है तो काम जल्दी होगा। आप ब्लैंक छोड़ोगे, कुछ कुछ लोग ग्रे एरिया में काम करते हैं, मैं अगर अप्रूव नहीं है तो नो नहीं लिखते, ब्लैंक छोड़ देते, और आगे के देखते बैठेंगे, आगे कोई नहीं देखता, ये सारी चीजें अटक जाती है। तो आप प्लीज सब चीजें भरो, ठीक है, पूरा कंपैरेटिव भरो, और आपका खुद का कमेंट लिखो कि आपके दिमाग को क्या लगता है कि कौन सा वेंडर बेस्ट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लो प्राइस ही हमेशा बेस्ट हो। आपको लगता है कि ये वेंडर बेस्ट है, यू मेंशन द रीजन, टेक्निकल रीजन भी दो। सो ये शीट सबसे जरूरी है, और ठीक से बनाना सबसे जरूरी है। ये शीट का जो फॉर्मेट है वो करेक्ट है या उसमें कुछ चेंजेस चाहिए? हाँ, मतलब अभी जो शीट है अपने पास उसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड है, जैसे गारंटी वारंटी पीरियड, 5% रिटेंशन मनी क्लॉज, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, और इसमें ट्रेनिंग एंड इंस्टॉलेशन सब कुछ मेंशन्ड है। और वो परचेस मीटिंग में वही इसी पे डिस्कशन होता है। आई एम टेलिंग यू कि ये पहले से फील्ड है तो मीटिंग बहुत जल्दी हो जाती है और अपना टाइम भी बचता है। इसमें अभी कोई भी चीज मिसिंग है तो वी कैन आस्क देम टू ऐड। मुझे पूछोगे तो बहुत ज्यादा है चीजें, और ऐसे हम डर जाते हैं कि अरे वो 100% एडवांस चाहता है तो वहाँ रिटेंशन में नो कैसे लिखे, लिखो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस वेंडर को पूरा पैसा पहले चाहिए तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको देना है कि नहीं ये तो परचेस ऑफिसर का डिसीजन है, मुझे उसमें कुछ सोचना नहीं है। तू ना बोल दे नहीं देना है ना तुझे, 5% रिटेंशन नहीं चाहिए, 100% पेमेंट उसको चाहिए, नो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन उसमें डर जाते कि नया वेंडर ढूंढते, ये तो देने को रेडी नहीं, अपने अपने हेडक है ही नहीं, वो जो है वो इसमें डाल दो, पर मिसिंग कुछ मत छोड़ना इस वाली शीट में। सो वंस यू हैव योर कंपैरेटिव डन, देन ऑब्वियसली गेटिंग द कोटेशन इज नॉट इजी थिंग। और भले ही ऑप्शन क्या है, फिर एक और चीज कर सकते हो कि अगर वो ऑनलाइन वेबसाइट है जैसे ये हो गई, ठीक है, तो सीधा उसमें ऐड टू द कार्ट करो, गो टू द परचेस, वहां पे केजेसोमाई का एड्रेस डालो, तुम्हारा नाम डालो, टिल द टाइम यू पे वहां तक लेके जाओ। तो कोई भी हिडन चार्जेस है जैसे जीएसटी बाद में लगने वाला है या शिपिंग बाद में लगने वाला है, डिलीवरी चार्जेस लगना होता है। हाँ वो सब इसमें आ जाएगा। पेमेंट बस मत करना, वहां तक ले आना और प्रिंट स्क्रीन लेना। प्रिंट स्क्रीन प्रॉपरली लेना सीखना है आपको, तो प्रिंट स्क्रीन बटन होता है वो दबाओ, हाँ। ठीक है। और प्रिंट आउट में कुछ तो छोटा सा उसमें से आधा कटा हुआ वगैरह प्रॉपर प्रिंटेड, मतलब वो लगना चाहिए कि कोटेशन आया है, हर चीज उसमें दिखनी चाहिए, कुछ मिसिंग है आधा कटे हुए प्रिंट आउट वगैरह वो सब मत करो। एक प्रॉपर कोटेशन ऑनलाइन जनरेट करना 2 मिनट का काम है, ठीक है। और वो प्राइस को मैच करना वेंडर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें कोई मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं होता। तो ऑनलाइन प्राइस आर टिपिकली द बेस्ट प्राइस यू गेट। इसमें ना ही हम करप्शन कर पाएंगे ना ही परचेस ऑफिसर करप्शन कर पाएगा। लेकिन ऑनलाइन साइट में भी बहुत सारे है, बहुत सारे हाँ बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसमें जेन्युइन कौन से है ये ढूंढना मुश्किल रहता है, फेक कौन से है, और उसका एक एक एक्सपीरियंस लेके ही पता चलता है कि ये ठीक है या नहीं। हाँ तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, अमेजोन ये बहुत अच्छा वेबसाइट है क्योंकि वो रिटर्न ले लेता है कुछ गड़बड़ हुई तो। फ्लिपकार्ट एक अच्छा है, रोबो.इन एक अच्छा है, रोबो क्रेज एक अच्छा है। तो कुछ कुछ जगह से हमने अभी मंगा लिया है तो पता है कि यहाँ से जेन्युइन आइटम आते हैं। क्लिक वाला, टाटा वाला भी है ना? टाटा क्लिक है, क्रोमा, बेसिकली इट्स अ क्रोमा, रिलायंस डिजिटल हो गया। तो जो भी बड़ी चीज है वहां से मंगाओगे तो बेटर है। नेक्स्ट बहुत सारे दिल्ली वाले वेंडर मिलते हैं ऑनलाइन में, तो उनसे थोड़ा केयरफुल। नेक्स्ट इज वंस यू हैव द कोटेशंस, faculty in charge should describe the suitable vendor and purchase based on the quality and not the cost, ठीक है। सो कंपैरेटिव में फैकल्टी इंचार्ज का ये लिख क्यों नहीं रहा है, हाँ, सो फैकल्टी कमेंट। अब इसमें किसका कौन सा क्या रोल है, आप लोग सब यहाँ बैठे हो, सब समझदार हो, मुझे मत बताओ कि ये रोल मेरा नहीं है या नहीं है, आपको समझ में आता ही है। होपफुली लिखा हुआ दिख भी रहा है, मैं चाहिए तो कलर चेंज कर देता हूँ, येलो करते हैं हम इसको, दिख रहा है। okay. Next thing, so once you complete this you have to take this form signed by the HOD sir, so you have to give it to HOD sir and take his signature, ठीक है। also try to get his comment on it, mention, ठीक है, सर को समझाओ हम क्या चाहते हैं,
तो इसके लिए हम इसके साथ एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शीट लगाते हैं कि हमको क्या चाहिए। तो ये 3 कोटेशन, प्रिफरेबली एक आइटम, जैसे एलजी का फ्रिज है तो सब कोटेशन में 180 लीटर का एलजी का फ्रिज ही होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि इसमें थोड़ा वेरिएशन यहाँ, थोड़ा वेरिएशन वहाँ। एक ही प्रोडक्ट का, तभी तो ऑरेंज टू ऑरेंज कंपेयर होगा, वरना एप्पल टू ऑरेंज कंपेयर हो रहा है। तो वहां पे वो परचेस ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शीट भी लगा दो कि ये चीजें हमको चाहिए, इसके अलावा तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो तो दो, पर ये चीजें हमको चाहिए। और ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बहुत क्लियर होने चाहिए, और इसके लिए अपने को उस प्रोडक्ट का डिटेल जानना चाहिए जो आपको यूट्यूब वीडियो से मिल सकता है। और ज्यादा से ज्यादा जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक लेटेस्ट ही टेक्नोलॉजी, हाँ वो मैं बाद में बताता हूँ इस परचेस प्रोसेस के बाद। ठीक है, सो वंस यू अंडरस्टैंड स्टेप नंबर 4, नेक्स्ट इज नाउ यू हैव टू टेक दिस शीट टू डीन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी के लिए पोटे सर के पास लेके जाना है। अब ये नंबर जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वैसे आपका परचेस का जुनून खत्म होते जाएगा क्योंकि इतने सारे स्टेप्स है ना अभी। लेकिन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाना है और बीच में 18 स्टेप है, तो 18 ही चढ़ने हैं ना। एंड डोंट बाईपास, इट्स नॉट गुड। You can do that, but don't do it. So next thing is you take it to the possessor and tell him what you want. Explain him detail कि क्यों चाहिए, कितना अर्जेंसी है, उसमें लिखवा के ले लो कि अर्जेंट, within a day, within a month, within a week. Next you then Dean Rim will ask PR, ये सबसे स्लो पोजीशन है तो यहाँ PR रेज करने के लिए वो भेज देते हैं। उसके लिए पांडे जी करके एक जना है जो नीचे बैठते हैं। हाँ, पर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो PR जनरेट होगा इसके बाद। हाँ, ये रिकॉर्डिंग मुझे डालनी भी है ना लोगों को। हाँ नहीं, हम सब अच्छी बातें ही बोलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारा पूरे कॉलेज का PR रेस करना होता है। तो यहाँ पे पांडे जी के पास हो जाएगा। आपको फॉलो अप भी लेना है रोज, क्योंकि वो पेज उधर ही पड़ा रहता है, तो आपको रेज करवाना होगा। आप खुद बैठो उनके साथ, जो भी है यू सॉर्ट इट आउट। उनको HSN नंबर लगेगा, बहुत सारी चीजें लगेंगी। चैट GPT, व्हाट्सएप, गूगल यूज करो, उनको जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है प्लीज दे दो। Once you get the PR raised, then it comes to the HOI's approval. So this PR will go to HOI approval. उसके लिए अभी सर के ऑफिस में जाओ, सर ये PR रेज हुआ है, प्लीज उसको अप्रूव कर दीजिए। ये एक दिन में हो सकता है अगर शेयर फ्री है तो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर ये 2 लेवल अप्रूवल है, जैसे सर ने बोला 4 लाख की चीज खरीदनी है 10 लाख की, तो 2 HOI इन्वॉल्व होते, तो HOI विल कॉल 1 more HOI टू अप्रूव दिस। पर उसमें अपने को कुछ नहीं करना है, वो जो भी दूसरा HOI होगा उससे सर बात कर लेंगे एंड इट शुड गेट अप्रूव्ड। नेक्स्ट स्टेप इज once the PR is read and PR is approved, it is forwarded to generally a purchase officer. यहाँ आता है ध्रुव मित्तल। हाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर रिकॉर्डिंग सो परचेस ऑफिसर के पास ये चीज जाती है। अपने 3 लेवल के परचेस ऑफिसर हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस। मोस्टली अपना सारा चीज ध्रुव मित्तल के पास, ध्रुव मित्तल ही नाम है शायद उनका, कोई ध्रुव करके उनके पास जाएगा। ध्रुव है और एक प्रवीण यादव है और उनके ऊपर भी कोई तो है, तो वो 3 लेवल में परचेस होता है अपने का। नेक्स्ट इज वंस यू गॉट योर डेटा रीच टू परचेस ऑफिसर, वेंडर डिटेल्स आर गैदर्ड फ्रॉम द वेंडर्स। तो अगर रजिस्टर्ड वेंडर है तो ये स्टेप नहीं लगेगा। अगर रजिस्टर्ड वेंडर नहीं है तो वो वेंडर डिटेल्स आपसे मांगेगा, जैसे उसका GST नंबर, उसका बैंक गारंटी, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसको पैसा दे दिया और वो पैसा लेके भाग गया। तो ये वेंडर रजिस्टर्ड है तो ज़्यादा इशू नहीं होता, वरना ये वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको करनी होगी। सो नेक्स्ट इज वेंडर रजिस्ट्रेशन एंड वेंडर नेगोशिएशन। अब ये नेगोशिएशन मीटिंग कभी कभार लगती है, उसमें बहुत सारे लोगों की अवेलेबिलिटी लगती है, प्रिंसिपल सर, परचेस ऑफिसर, हम खुद, वो वेंडर्स, एक दिन पे सब। तो ये क्या बोलते हैं, बहुत कर्म योग जो भी जुड़ के आएगा जिस दिन भी होगा, हाँ दुग्ध शर्करा योग, तो उसी दिन वो होगी।
ठीक है। अब आप बोलोगे कि 4 रुपए की चीज के लिए ये प्रोसेस होगी क्या, तो शायद नहीं होगी। उन्होंने कुछ 1200 रुपए का लिमिट रखा है तो 1200 के नीचे शायद ये प्रोसेस नहीं होती। लेकिन हम दिमाग में रखते हैं कि स्टेप नंबर 9 इज देयर, विच इज वेंडर नेगोशिएशन। सो वंस द वेंडर नेगोशिएशन इज डन, कंज्यूमेबल आइटम जो है उसके लिए भी नहीं होती। नहीं। बेस्ट नेगोशिएटेड वेंडर इज रजिस्टर्ड। सो ये जो है, इसके बाद एक स्टेप बताता हूँ कि वेंडर बोलता है कि मैं आपको रिवाइज कोटेशन भेजता हूँ, क्योंकि नेगोशिएशन के बाद तो उसमें और एक हफ्ता लगाएगा वो, ठीक है। पर जो भी है आप उस वेंडर के पीछे लग सकते हो एंड यू गेट द रिवाइज कोटेशन। सो यहाँ पे आपको रिवाइज कोटेशन रिसीव होगा और उसके बाद डिसीजन मिल जाएगा कि किससे खरीदना है और फिर उसका वेंडर रजिस्ट्रेशन करना है। सो वंस द वेंडर इज रजिस्टर, ये प्रोजेक्ट ऑफिस की कोई लेडी है, उसके पास जाता है इंफॉर्मेशन और फिर वहां से वेंडर रजिस्टर होता है। कहाँ पे वेंडर कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है? वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट ऑफिस में कोई लेडी है। अब मेरा आज तक सारा वेंडर रजिस्ट्रेशन पांडे जी ने ही करवा के दिया है, तो मैं उनके पास लेके जाता हूँ सर ये डिटेल्स है, आप उस लेडी को कॉल करो। हाँ हाँ, सो अपने को नहीं, कभी कभी वो लेडी डायरेक्टली अपने को कॉल कर देती है, What is पर the name of that lady? अभी मुझे याद नहीं है, पर अभी तक तो कभी ऐसा डायरेक्ट कांटेक्ट हाँ, आया हमारा नहीं है, कॉन्टेक्ट पांडे से आता है। पांडे जी से आता है। सो वंस यू हैव योर वेंडर रजिस्टर्ड, देन पीओ इज रेज। तो यहाँ पे अपने को नया इंसान मिलेगा, विकी। तो पीओ जो है ये काम विकी रेज करेगा, ठीक है। इसके लिए बीच में एक वेंडर रजिस्ट्रेशन के बाद पोटे सर को जाके बोलना होता है कि वेंडर रजिस्टर हो गया है, प्लीज रेज द पीओ। तो पोटे सर विकी को बुलाएंगे और बोलेंगे पीओ रेज कराओ। और विक्की कहाँ बैठता है? विकी को फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ऑफिस में ऑफिस में बैठता है। ऑफिस में बैठते हैं, ठीक है। सबको पता है, विक्की सबको पता होगा। नहीं, वहाँ पे बैठते हुए मुझे Once the PO is raised, it is again going to HOI for approval. Again 4 लाख के ऊपर वाला है तो डबल HOI. So once this is done, अब आपका कंडीशन आता है। अब ये कंडीशन क्या है, ठीक से समझो, ये 11वां पॉइंट है शायद, कि वेंडर को अगर 100% एडवांस चाहिए तो, और दूसरा केस होता है व्हेन वेंडर इज ऑलरेडी नोन टू अस, ही इज हैप्पी विथ अस एंड ही इज रेडी टू गिव मटेरियल फर्स्ट एंड देन क्लेम द मनी, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेस अलग हो जाती है। अगर वो रजिस्टर्ड वेंडर है और ऑलरेडी अपने साथ नोन कांटेक्ट है, जैसे रोबू वाले के साथ बात हो चुकी है अपनी, तो रोबू वाला क्या बोला, आपको जितने का सामान चाहिए मैं पहले भेजूंगा, आप विद इन 45 डेज मेरा पेमेंट क्लियर कराओ। ये सीधी टर्म एंड कंडीशन है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो भेजता है अप्रैल में, फिर अपनी वेकेशन ये वो करते हुए 60 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, और फिर उससे मेल के ऊपर मेल, रिमाइंडर, जेंटल रिमाइंडर, क्यों नहीं प्रोसेस कर रहे हो, क्या नहीं प्रोसेस कर रहे हो, क्योंकि उसने तो ईमानदारी से अपना काम कर दिया और अपन इतने मतलब ये कि अपना सामान आ गया ना, भूल जाते हैं उसको। ये गलत है। उसका पेमेंट भी उसी दिन होना चाहिए जिस दिन आपको मटेरियल मिला। इट्स गिव एंड टेक, और उससे नाम खराब होता है अपना इंस्टीट्यूट का। और ये मैटलैब के साथ हुआ है, रोबो के साथ हुआ है। ज्यादातर वेंडर्स अपने इसीलिए छोड़ के जाते हैं कि ये पेमेंट टाइम से नहीं देते। तो कुछ कुछ वेंडर जो फर्स्ट टाइम है वो तो बोलते हैं हमको 100% एडवांस दे दो, तुम जाके कुछ भी करो बाद में। और जो OEM है और ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर सिंगल प्रोड्यूसर है, उससे तो लेना ही पड़ेगा अपने को। तो वो जो टर्म्स कंडीशन बोले और अपने को अगर वो चीज चाहिए तो वी एग्री। या फिर अगर फर्स्ट टाइम वेंडर है देन ऑल्सो वी एग्री। क्यों फर्स्ट टाइम वेंडर के साथ हम एग्री करते हैं, ताकि वो समझे कि सोमया इंस्टीट्यूट क्या है। तो बड़ा इंस्टीट्यूट नाम है वगैरह, फिर भी लोगों को भरोसा नहीं होता, तो 100% एडवांस उस केस में कर दो। नेक्स्ट इज, if the 100% advance you want to pay him, you have to take a performa invoice from him. So for this case, performa invoice, अब ये क्या होता है मुझे पता नहीं, पर उसमें पहले से लिखा रहता है कि हमारी पेमेंट आ चुकी है, इसके अगेंस्ट पेमेंट होती है, ठीक है। तो ये परफॉर्मा इनवॉइस आपको लेना है। एंड इन केस ऑफ पोस्ट वेंडर, वेंडर विल प्रोवाइड यू मटेरियल ऑन द क्रेडिट टू द कॉलेज। सो मटेरियल वाला जो है यहाँ पे पहले मटेरियल आएगा। सो आई लाइक दिस काइंड ऑफ वेंडर्स। सो यू टेक योर मटेरियल एंड स्टार्ट वर्किंग, यू कैन गिव इट टू योर स्टूडेंट्स। पेमेंट वगैरह हम देखते रहेंगे।
जैसे मेडिकल इमरजेंसी में रहता है ना, पहले ऑपरेट करो फिर हॉस्पिटल का बिल देखेंगे अपन, होगा ही। ठीक है, इसी तरह से होना चाहिए। पर ठीक है, अगर इस रूट से जाना है तो भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, अभी वंस द मटेरियल इज प्रोक्योर्ड, इनवॉइस विल बी सेंट अलोंग विद दैट मटेरियल। तो ये इनवॉइस जो है, हम इस केस की बात कर रहे हैं। सो ये इनवॉइस आपको देना है सुधीर सर को। पर उससे पहले आप जब मटेरियल खोलोगे तो वेरीफाई करो सब लैब असिस्टेंट अपने अपने स्टॉक में कंज्यूमेबल या इक्विपमेंट उसकी एंट्री करो, फैकल्टी की इंचार्ज की साइन लो, वेरीफाई करो, अगर कोई इक्विपमेंट है तो टेस्टिंग रिपोर्ट जनरेट करो एंड देन गिव इट टू सुधीर सर, विच इज डिपार्टमेंटल स्टोर। वहां से वो चीज जाएगी एचओडी सर के पास। अभी सुधीर सर ये फिक्स नाम नहीं है, पर डिपार्टमेंटल स्टोर इंचार्ज, और फिर वहां से जाएगा एचओडी सर के पास। वहां से नेक्स्ट चीज वो जानी चाहिए जीआरएन पंच के लिए। अब ये वापस पांडे जी के पास जाता है और उनके पास बहुत सारे काम रहते हैं, तो कभी कभी वो मिस हो जाता है। तो यू हैव टू एंश्योर कि जीआरएन पंच हुआ। जीआरएन पंच के पास वो चीज डायरेक्टली जानी चाहिए अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट सेक्शन में जैसे ही जाएगी वो जनरेट करेंगे पेमेंट रिक्वेस्ट। सो विकास या अकाउंटेंट उनसे बोलो कि पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट हुई है क्या, जिसको अगेन अप्रूव करेंगे एचओआई। 4 लाख से ऊपर है तो 2 एचओआई, 1 लाख ही है शायद। तो वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश द प्रोसेस। एंड ऑब्वियसली ये जो है इस वाले केस में पहले मटेरियल आ चुका है, तो दोनों एचओआई का अप्रूवल होने के बाद पेमेंट हो जाती है। फिर आप वेंडर से कंफर्मेशन ले लो कि यू हैव गॉट द पेमेंट, और उसके बाद आपकी प्रोसीजर खत्म हो जाती है। अब दूसरी चीज जहाँ पे 100% पेमेंट करना था, ठीक है, अब इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। मैं मेरी लास्ट नोन प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, लास्ट सीन। तो उसमें क्या करना पड़ता था, मटेरियल डायरेक्ट नहीं आता था, आपको परफॉर्मा इनवॉइस जो मिला है आपको उस पे लिख के देना है कि इसको 100% या 50% जो भी है पेमेंट कर दो, और आप साइन करोगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। ठीक है, तो 100% पेमेंट जाएगी आपके भरोसे, कॉलेज दे देगा उसको पैसा, वहाँ से मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें लास्ट वाली प्रोसेस जो है वो जीआरएन पंच तक ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, सो इस तरह से 100% पेमेंट होने के बाद उसको एक डिलीवरी टाइम दे दो, 30 दिन या जो भी है उसका जो स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम होगा, और उतने में वो चीज़ आनी ही चाहिए। एंड यू हैव टू सेटल द पेमेंट अगेंस्ट योर नेम। और ये सेटलमेंट कैसे होगी, जीआरएन पंचिंग के बाद। तो बीच के स्टेप्स वही है कि अगर मटेरियल आ जाता है तो टेस्टिंग रिपोर्ट जनरेट करो, मेक द एंट्री, देन गिव इट टू सुधीर सर, वो फिर एचओडी सर को देंगे, वहाँ से हो जाएगा पांडे जी के पास, वहाँ से जाएगा वो अकाउंटेंट के पास, फिर वहाँ पे अकाउंट सेटल होने के बाद वो अकाउंटेंट आपको बताएगा कि आपका अकाउंट सेटल हो चुका है। तो ये सारी एक्सपीरियंशियल चीजें हैं जो मैंने हर बार की है जितने भी परचेस किए हैं, और इन सारे लोगों से मेरा दिन रात मिलना जुलना रहता है। तो with that I will stop recording and then I will talk about something about processors.